हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर जीके जीएस का है और प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 3 है। आपको इससे पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया गया है। आप अगर तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से भी देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर है वहां से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जीके जीएस का अलग प्रैक्टिस सेट चलता है और हिंदी का भी अलग चलता है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सभी तक पहुँचा दीजिएगा वीडियो का, ताकि सभी जो है इसका लाभ ले सके और अपना तैयारी को देख सके कितना अभी तैयारी में है और कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जीके जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट नंबर है। चलिए देख लेते हैं, जल्दी से प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न जो है इसमें कह रहा है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका जो है सही आंसर हो जाता है। वही बात कर ले जो है ये पूर्वी तट की, जो कोरोमंडल तट है वो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कहलाता है। वही मालाबार तट जो यहाँ पे दिया गया है, तो मालाबार तट के बारे में बात करें तो मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी तक है। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 27 है। भारत की फ्रेंड्स देखिए क्या कर रहा है, भारत की पश्चिम से पूरब की दूरी लगभग कितनी है ये पूछा गया है। तो भारत के पश्चिम से पूरब की दूरी पूछा गया है, तो ये 2900 किलोमीटर यहाँ ऑप्शन के अनुसार है। लेकिन अगर वास्तविक बात किया जाए तो 2933 किलोमीटर इसकी रियल वास्तविक दूरी है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में के अनुसार 2900 किलोमीटर यहाँ पे आंसर बी सही हो जाता है। और फ्रेंड्स, वही बात कर ले, उत्तर से अगर दक्षिण तक विस्तार पूछता, उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर की दूरी है ये अगर पूछता, तो आप याद रख लीजिएगा 3214 किलोमीटर जो है। फ्रेंड्स, 3214 किलोमीटर ये आपका 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 28 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 28 क्वेश्चन कर रहा है अनुवृत्ति शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये जो धर्म से जुड़ा हुआ है, हीनयान बौद्ध धर्म जो है इससे जुड़ा हुआ है अनुवृत्ति शब्द। देखिए फ्रेंड्स, अनुवृत्ति शब्द ऑप्शन नंबर यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाता। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे आप बौद्ध धर्म से एक बहुत बिजोर क्वेश्चन बनता है, वो आप याद रखिएगा कि चौथी बौद्ध संगीति, ऐसे तो सभी बौद्ध संगीति याद रखिएगा, लेकिन एक याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चौथी बौद्ध संगीति जो के बारे में। चौथी बौद्ध संगीति के समय शासन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर में के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। याद रखिएगा, कश्मीर और कनिष्क चौथी बौद्ध संगीति। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है आपका एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादन देश कौन है ये पूछा गया है। तो जापान, भारत, चीन या इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। सबसे बड़ा लौह इस्पात अगर उत्पादन देश की बात किया जाए, इस्पात के उत्पादन में सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादन देश की बात किया जाए तो यहाँ पे जापान होता है। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। ये ना जाने 1000 बार ये पूछा जा चुका है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 1000 बार पूछा जा चुका है। ये इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा है, 1000 बार एग्जाम में आ चुका है। तो किसने लिखा है इंडिया डिवाइडेड, तो लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में मैं बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। एक आता है अनहैप्पी इंडिया, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है, लाला लाजपत राय। वही एक आता है इंडिया विंस फ्रीडम, पुस्तक किसने लिखा है, अबू कलाम ने लिखा है। वही एक पूछेगा आपसे हरिजन की पुस्तक किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। तीनों आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए, और अगर पूछता है यहाँ पर लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य के लिए यहाँ पे तब होता 25 ईयर। लेकिन यहाँ राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता। अगर पूछता लोकसभा में तो फ्रेंड्स 25 वर्ष यहाँ पे आपका आंसर लगाना पड़ता। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स, 32 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है। ये भी 32 में क्या कह रहा है, सामान्य तौर पर जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है या तेजी से घट जाता है। तो ये जो है बढ़ता है। जब ये
खास आमतौर पर जो जब भी एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होता है तो वो उसका जो है प्रतिरोध भी साथ में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 32 का ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा 33 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। 33 प्रश्न कर रहा है, यदि दो प्रतिरोध समानांतर जुड़े हुए हैं तब इसका संयुक्त प्रतिरोध पूछा गया है। अधिक होता है या कम होता है या वोल्टेज पर निर्भर करता है या क्या होता है, ये पूछा गया है। तो ये जो होता है आपको कम हो जाएगा। कैसे कम होगा ये आप जान लीजिए, यानी कि 1/r बराबर आपने जाना होगा कि 1/r1 और जोड़ 1/r2 और जोड़ 1/r3 और ऐसे चलते रह जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा, कम हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न 34 क्या कर रहा है। मोटर रूपांतरित करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है मोटर का कार्य क्या है, ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है मोटर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है। वही फ्रेंड्स आगे प्रश्न कर लेते हैं बात 35 नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर 35 एक एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो है सभी को याद कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। विद्युत चुंबक ये किस में उपयोग होता है, ये पूछा गया। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, या परंपरागत टेलीफोन में, या डायनमो में, या उपयुक्त सभी में? किस में जो है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत चुंबक का प्रयोग विद्युत घंटी में भी आप जानते होइएगा होता है उपयोग, और टेलीफोन जो होता है उसमें भी जो है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। डायनमो में तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया ही जाता है। यानी कि इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। वही फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो भारत में बेरोजगारी की समस्या का कारण क्या है, ये पूछा गया है। शिक्षा का अव्यवस्थित विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, आर्थिक विकास की धीमी गति, रोजगार सृजन के कार्यक्रम की प्रभावहीनता, उपयुक्त सभी। देखिए भारत में जो है बेरोजगारी की समस्या का जो मुख्य कारण जो है ये इन तीनों है, यानी कि शिक्षा का अव्यवस्थित विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा के अभाव के कारण भी बेरोजगारी है, और आर्थिक विकास की धीमी गति के कारण भी जो है ये समस्या का कारण है, और रोजगार सृजन के कार्यक्रम की प्रभावहीनता भी कारण है। यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कह रहा है किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? रुपये का अवमूलन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये के पूर्ण परिवर्तनीय, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर जो है रुपये का अवमूलन भी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है, और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता भी है। यानी कि इसका सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 38 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, सिरका किसका जलीय विलयन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिरका किसका जलीय विलयन होता है? एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या नींबू का अम्ल का, या ऑक्जेलिक अम्ल का? तो सिरका की अगर बात किया जाता है तो सिरका जो है ये एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। वही बात कर ले, और फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल कौन होता है? खट्टा फल जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही बात कर ले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो सिरका जलीय विलयन है एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लेकिन बात कर ले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे कहा जाता है ये अम्लीय वर्षा का कारण है। और वही ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें ऑप्शन नंबर डी में जो ऑक्जेलिक अम्ल दिया है ये जो है मालेर वृक्ष का कारण है। ऑप्शन देखते हैं प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 39 प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। 39 का लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है क्या है? उसे क्या कहा जाता है? यूरेनाइल, यूरेनाल, रिबोजोम, या पोथैलेमस? क्या कहा जाता है इसको? इसको जो कहा जाता है यूरेनाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 40 है फ्रेंड्स प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर 40 देखते हैं क्या कर रहा है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है एक्सरे के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, लेजर के द्वारा, या फ्लूरोस्कोपी द्वारा? देखिए किसके द्वारा जो है बिना शल्य चिकित्सा के यानी सर्जरी के पथरी का इलाज, बिना सर्जरी के जो पथरी का इलाज जो किया जाता है वो किया जाता है लेजर किरण, लेजर के द्वारा, यानी किरण के एक विधि होता है उसके द्वारा, लेजर किरण द्वारा इसका इलाज किया जाता है। 41 क्वेश्चन देख लीजिए। 120 वोल्ट और 60 वाट के विद्युत बल्ब के बहने वाले धारा क्या होगा, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप इसको बनाकर आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो 42 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्थिर आयतन गैस मापी कार्य करता है,
आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बॉयलर के नियम पर, चार्ल्स के नियम पर, पास्कल के नियम पर। फ्रेंड्स हम जान लेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या होता है, बॉयल्स के नियम क्या होता है, चार्ल्स के, ये सभी का नियम क्या होता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में बॉयल के नियम भी पूछ देता है, पास्कल के नियम भी पूछ देता है, चार्ल्स के नियम या आर्किमिडीज के सिद्धांत भी पूछ देता है। तो अगर यहाँ बात करें स्थिर आयतन गैस मापी कार्य किस पर करता है, तो ये जो करता है चार्ल्स के नियम पे करता है। तो चार्ल्स के नियम आप जान गए कि यह स्थिर आयतन गैस मापी पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाता है। वही फ्रेंड्स बात कर ले आर्किमिडीज के सिद्धांत की, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत जो है उत्प्लावन बल पर कार्य करता है। वही फ्रेंड्स बात कर ले वॉयल्स के नियम की, तो वॉयल का नियम जो है स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस पर यह कार्य करता है। वही फ्रेंड्स बात कर ले पास्कल के नियम की, तो पास्कल के नियम दाब तरल पदार्थ के लिए होता है। फ्रेंड्स अब 43 क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा रोग वायरल रोग है, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड या हैजा। वायरल रोग कौन है ये पूछा गया है, तो ये है इन्फ्लुएंजा वायरल रोग होता है। तो वायरल रोग इन्फ्लुएंजा हो गया, 43 का यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। वही डिप्थीरिया की बात करें तो ये डिप्थीरिया जो है जीवाणु के कारण होता है, और टाइफाइड की बात करें तो ये भी जीवाणु के कारण होता है। फ्रेंड्स डिप्थीरिया जो है जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड भी होता है जीवाणु के कारण, और हैजा तो जीवाणु के कारण होता ही है। तो इसका आंसर जो था कौन सा रोग वायरल रोग है, तो इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में है आपका 44 प्रश्न। 44 में कह रहा है कौन सा लवण हृदय गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है। लौह होता है, सल्फर होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। कौन सा लवण हृदय गति को नियंत्रण करने में प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका में जो प्रयोग में लाया जाता है वो होता है सोडियम का प्रयोग हृदय के गति को नियंत्रण करने में लाया जाता है। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा लवण पानी में अस्थायी कठोरता का कारण बनता है। कौन सा लवण जो होता है वो पानी में अस्थायी कठोरता का कारण बनता है, K2SO4, और यहाँ पे दिया हुआ NaCl और CaCO3, और यहाँ पे MgCl2। तो कौन होता है ये जो होता है इसके लिए कठोरता का कारण होता है MgCl2। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स बात कर ले K2SO4 किसको कहा जाता है, तो पोटेशियम सल्फाइड जो होता है इसको K2SO4 कहा जाता है, और NaCl तो आप जानते ही हैं कि सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, और CaCO3 तो भी जानते होइएगा कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, और MgCl2 किसे कहा जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 46 में प्रश्न क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु के रूप में किसका उल्लेख किया। राजनीतिक गुरु के बारे में कह रहा है कि किसका उल्लेख किया, यानी कि अगर बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए महात्मा गांधी के गुरु का नाम जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। और वही बात कर ले गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो MG रानाडे। लिख लीजिएगा आप, MG रानाडे अगर है, MG रानाडे। कभी कभी फ्रेंड्स ये प्रश्न आता है महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और कभी कभी पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, तो MG रानाडे। याद रखिएगा MG रानाडे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स 47 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 47 क्वेश्चन में फ्रेंड्स कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन के खेल से प्रयोग होता है, यानी बैडमिंटन का खेल के लिए में कौन सा प्रयोग किया जाता है शब्द, वो इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रोक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। 48 में क्या कर रहा है, महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक निम्नलिखित में से कौन था। जब मोहम्मद गजनबी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था तो उस समय जो है वहां का शासक कौन था, ये पूछा गया है। भीमदेव या पारसर देव, और यहाँ उपेंद्र देव और रतन देव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अगर बात कर ले उस समय के जो शासक था वो भीमदेव थे। महमूद गजनवी यानी कि 1000 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। देखिए 16वां आक्रमण जो है 1025 में किया था, गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। तो पूछ सकता है कब किया गया, तो 16वां आक्रमण था 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ में, यानी सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न फिर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 48 हो गया, अब 49 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। और फ्रेंड्स
अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। 49 देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी द्वारा स्थापित किए गए साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? साबरमती आश्रम है, इसका वास्तविक नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो आप जानते होइएगा सत्याग्रह आश्रम को ही साबरमती आश्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी जो थे वो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के करीब जो है साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे, ये तो आपको मालूम ही होगा। अगर 50 बात कर ले तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी ये पूछा गया है, तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को और 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि टोटल 25 क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो फिर आप जल्दी आएगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा जीके जीएस का, और हिंदी का भी अलग से प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये फ्रेंड्स अलग अलग से किया हूँ और बहुत जल्दी ही आपका जो है थोड़ा समय में ही, यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर में ही आपका हर वीडियो रहेगा और आपको ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं होगी और पूर्ण विश्लेषण भी इसमें रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स दूसरों को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए और मुझे भी बनाने से अच्छा लगे कि हाँ, आपके लिए इतना मेहनत मैं कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।